नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सैम्पल पेपर। 12th क्लास हिस्ट्री का ये सैम्पल पेपर है। आप सभी का जो फाइनल एग्जाम अभी बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये सैम्पल पेपर है। देखिए, ये जो सैम्पल पेपर है वो DOE द्वारा जारी किया गया है ना, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस सैम्पल पेपर को जारी किया गया है। और सैम्पल पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपके पेपर में भी पूछे जाएंगे। और आप इसको एक तरीके से टेस्ट पेपर के रूप में भी ले सकते हैं। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 घंटे का टाइम सेट करके आप सभी इस पेपर को सॉल्व भी करें। वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक मैं पीडीएफ जो है उसको भेज दूंगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम से भी आप डाउनलोड करके इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब आप हिस्ट्री के पेपर को देने जाएंगे, आप सभी को पता है भाई एग्जाम हमारा 80 मार्क्स का रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। भाई सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड कराएगा हिस्ट्री का। आप लोगों ने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लेना भाई। प्लेलिस्ट में जाके पूरे हिस्ट्री की भी बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जाएंगे, कम से कम 80+ वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, हमारा जो हिस्ट्री का पेपर होगा उसके पेपर के पैटर्न को आप समझिए पहले, है ना। क्योंकि अभी अगर आप पेपर के पैटर्न को समझ लेंगे तो एग्जाम में आपको इन सब दिशा निर्देश को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी को मालूम है हमारा पेपर जो होगा वो आपको मिला के 5 खंडों में विभाजित होगा। 34 क्वेश्चन होंगे, 5 खंड ABCDE, है ना। ये 5 खंड रहेंगे। 1 से लेके 21 तक आपको पता है सेक्शन ए में हमारे 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे भाई। तो MCQ के लिए MCQ सीरीज आप लोगों के लिए लेके आया था। इसके अलावा अभी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराया लाइव क्लास में जितने भी हमारे चैप्टर है, जितने भी तीनों बुक है, तीनों बुक से अलग अलग मैंने MCQ की वीडियो भी बना दी है। लाइव सेशन है, बल्कि एक ही लाइव सेशन में मैंने क्या किया है, तीनों ही बुक को खत्म कर दिया है। तो उस लाइव सेशन को आप लोग जरूर देख लेना। देखिए, इसके अलावा सेक्शन बी की आप बात करोगे तो इसमें 22 से लेके 27 तक क्वेश्चन रहने वाला है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। 70 से लेके 80 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना होता है ना। अगर 3 नंबर का है तो कम से कम 4-5 पॉइंट आप जरूर लिखना भाई इसमें। इसके साथ साथ आप अगर सेक्शन सी को देखेंगे तो सेक्शन सी में 28 से लेके 30 तक ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं 8 मार्क्स वाले। भाई इसमें एक विशेष प्रकार के फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर कटते हैं बच्चों के, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है कि हमारे को पूरे नंबर मिल जाए। तो देखो, ये जो क्वेश्चंस करने हैं वो 250 से 300 शब्दों में करने होते हैं। इसमें एक ऊपर प्रस्तावना लिखना होता है, फिर मेन आंसर लिखना होता है, लास्ट में एक निष्कर्ष लिखना होता है, तब से आगे पूरे 8 नंबर आपको दिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर करें, आगे मैं बताऊंगा। अभी बस आप इस वीडियो में जुड़े रहे और एक एक चीज़ को समझते रहे। सेक्शन डी होगा 31 से लेके 33। इसमें आपके स्रोत आधारित 3 क्वेश्चन होंगे, 4-4 नंबर के फ्री के नंबर होते हैं भाई। 12 नंबर जेब में है सबके सभी। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इसमें नंबर ले सकते हैं, क्योंकि भाई आप सभी को पता है कि सारे आंसर आपको लगभग पैराग्राफ में ही मिल जाते हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन होता है जो कि बाहर से भी पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी से भी पूछ लिया जाता है, एनसीईआरटी की लाइन से पूछ लिया जाता है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को पढ़े हुए हैं वो आसानी से दे सकते हैं। जिन बच्चों को डर लगता है कि भैया हम पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, तो अगर ये 3 पैराग्राफ अच्छे से कर लेते हैं ना भाई, पासिंग नंबर ला सकते हो। 12 में से मान लो 10 इसमें ले लेते हो, MCQ में आप 10-12 नंबर ले लेते हो, है ना। और इसके अलावा आप मैप वगैरह में नंबर ले लो तो ऐसे ही पास हो जाओगे। हिस्ट्री में पास होना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। हम तो भाई 90+ का टारगेट लेके चल रहे हैं, 95+ का टारगेट लेके चल रहे हैं। और मेरे चैनल पर सारे बच्चे वैसे ही है जिनको 90+ स्कोर करना है अपने हिस्ट्री में, है ना। चलिए, एक आपका पता है भाई सेक्शन ई में आपका रहेगा मैप, मानचित्र रहेगा, है ना। 5 नंबर का आपका मानचित्र होगा। और इस मानचित्र को आपको क्या करना होगा, फिलअप करके आप अपने आंसर सीट के साथ लगाना होगा। हिस्ट्री में लगाना होता है, पॉलिटिकल साइंस में लगाना नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 21 MCQ रहेगा हमारे सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है फ्रांसवा वर्नियर ने अपना यात्रा वृत्तांत किसे समर्पित किया था। तो फ्रांसवा वर्नियर ने अपना यात्रा वृत्तांत जो लिखा था उसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। 17वीं सदी में यात्रा करने आया था और उसको उसने लुई 14वें को समर्पित किया था। आप सभी को पता है ना। लुई 14वां जो फ्रांस का राजा था उसको समर्पित किया था। तो लुई 14वां हमारा कौन है भाई, ऑप्शन बी में दे रखा है। ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि विजयनगर डैश नदी के किनारे पर स्थित था। विजयनगर भाई किस नदी के किनारे स्थित था, तो विजयनगर जो था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, है ना। वैसे पूरा साम्राज्य की अगर बात करेंगे तो साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के आसपास फला फूला था, लेकिन सिर्फ विजयनगर की बात की गई है तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी के आसपास था, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का प्रथम
सर्वेयर जनरल कौन था? सर्वेयर जनरल उन्हें कहा जाता है जो विज्ञान विभाग का एक तरीके से एक सर्वेक्षण विभाग होता है, उसका एक तरीके से जनरल है ना, प्रमुख, तो उसको हम सर्वेयर जनरल बोलते हैं। तो भारत के जो प्रथम सर्वेयर जनरल थे वो कॉलिन मैकेंजी थे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी, क्योंकि एक इंजीनियर भी थे, आप सभी को मालूम है ना। तो ये हमारे कॉलिन मैकेंजी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताएंगे। ठीक है भाई, बहुत आसान है। इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका नामक पुस्तक जिससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है, इसको किसने लिखा है? कमेंट में बता देना भाई, सभी बच्चों को बताना है कमेंट में, है ना। और जिन बच्चों को नहीं मालूम वो कमेंट में जाके चेक कर ले, जिसका सही आंसर होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, तो पता चल जाएगा सभी स्टूडेंट को। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? भाई ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि का अर्थ सबसे पहले किसने निकाला था? तो आप सभी को मालूम है ब्राह्मणी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, और 1830 के दशक में इस लिपि का अर्थ इन्होंने निकाला था। 1830 का दशक आप बताएंगे। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले अशोक को किस में मिला दोगे भाई? प्रियदर्शी मतलब सुंदर मुख वाला व्यक्ति, ये तरीके से उपाधि था जिसका प्रयोग अशोक ने किया था, है ना। उसके बाद कौटिल्य भाई किससे मिला दोगे? अर्थशास्त्र से, है ना। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था इसने, तो ऑप्शन बी का आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चला जाएगा। बृहद्रथ कौन था भाई? मौर्य वंश का अंतिम राजा था ये। ठीक है, तो ये पहले में चला जाएगा। और बिंबिसार कौन था? मगध का राजा था। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले का आ जाएगा आपका तीसरे के साथ, है ना। एक सेकेंड, ए का जाएगा हमारा तीसरे के साथ। तो इसमें आप देखेंगे कि ए का जो तीसरा है, तीसरा आपको सिर्फ एक में ही देखने को मिल रहा है ना। तीसरा जो है वो सिर्फ आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि ए का आपका तीसरे में, बी का आपका किस में जाएगा? चौथे में जाएगा, तो चौथा ये आपको दिख रहा होगा। सी का आपका पहले में जाएगा, पहला ये दिख गया आपका। और जो डी है, डी का जाएगा आपका दूसरे में, तो दूसरा आपका ये दिख गया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण डैश के निर्देश में तैयार किया गया। समालोचनात्मक संस्करण आप सभी को पता है, महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण है, मतलब कि उसको उसमें जो भी कमियां है उसको दूर करके, उसको बिल्कुल शुद्ध करके लिखने का जो एक परियोजना था, एक बहुत ही विशाल का परियोजना, उसकी शुरुआत वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में की गई थी, है ना। 1919 में इस परियोजना को शुरू किया गया था, आप सभी को मालूम है। तो ये आपका वी.एस. सुखतांकर इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। बहुत ही ध्यान से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। सबसे पहले आपको कथन को पढ़ना है ध्यान से, कारण को पढ़ना है, उसके बाद रिलेशन देखना है दोनों में, है ना। उसके बाद आपको आंसर देना है। तो जैसे मैं आंसर देता हूँ उसी तरीके से आप करना है। देखो, कथन क्या है कि बुद्ध के जीवन काल में और उनके बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। तो आप देखेंगे कि कथन बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी बुक पढ़े हैं तो आप सभी को मालूम है कि जब गौतम बुद्ध जिंदा थे तब भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, उनके मरने के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला था, है ना। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, कथन सही है। कारण क्या दे रखा है कि इसने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं से असंतुष्ट तथा तेजी से बदलते सामाजिक परिवर्तनों से भ्रमित बहुत से लोगों को आकर्षित किया। मतलब कि उस समय जो मान्यताएं प्रचलित थी उससे लोग असंतुष्ट थे। जैसे हिंदू धर्म प्रचलन में था, हिंदू धर्म से बहुत सारे जो लोग थे असंतुष्ट थे, और जो परिवर्तन समाज में आ रहा था उससे वो भ्रम में मतलब डूब गए थे। इस वजह से बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे, वो बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो कारण भी बिल्कुल सही दे रखा है, और कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है ना। क्योंकि बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था, उसी का एक कारण बता रखा है दूसरे में, है ना। तो दोनों में रिलेशन भी बनता हुआ नजर आता है, और इस हिसाब से मैं आंसर दूंगा कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है कथन का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कथन और कारण वाला फिर से आ गया कि भाई गुरु नानक ने धार्मिक आडंबर का सख्त विरोध किया। बिल्कुल भाई, धार्मिक आडंबर यानी कि जो धर्म में जो भी कमियां होती है, जो कुरीतियां होती है, उसका जम के विरोध किया था गुरु नानक देव ने, आप सभी को मालूम है। कारण क्या दे रखा है कि वो सगुण भक्ति के समर्थक थे? नहीं भाई, वो निर्गुण भक्ति के समर्थक थे, सगुण भक्ति के तो समर्थक नहीं थे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? सिर्फ कथन सही है ना। कथन सही है,
सिर्फ कथन सही है और रीजन जो दे रखा है आपका वो गलत है, कारण गलत है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया है भाई, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। चलिए 10वें का भी 2 क्वेश्चन, 21 में से 2 क्वेश्चन मैं कमेंट में मांग रहा हूँ। एक तो आपसे आई थिंक चौथा मांगा था और 10वां भी मांग लेता हूँ कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को मालूम है। मैं डेट भी बता देता हूँ, 1875 में वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे। उनका एक भ्रम भी था, है ना, हिंट भी दे दिया वहाँ आपको कि वो भ्रम में भी डूबे हुए थे, भ्रमशील इंसान थे एक तरीके से। तो इनमें से कौन है, उनका नाम आप कमेंट में मेरे को बताएं ऑप्शन के साथ, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नगर योजना, भाई नगर योजना उसकी विशेषता थी, नगर योजना की वजह से ही पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता जो है वो फेमस है। जल निकासी प्रणाली, बिल्कुल भाई, जल निकासी प्रणाली भी बहुत अच्छी थी। दुर्ग और निचला शहर, ये भी सही है भाई, दुर्ग और निचला शहर में बटा हुआ था, वहाँ पे बस्तियों का विभाजन 2 भागों में था। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, तो भाई उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये सारी ही विशेषता है हड़प्पा सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता का विकास डैश काल में हुआ। महापाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ताम्रपाषाणी सभ्यता है, तांबे का इस्तेमाल जब ज़्यादा पैमाने पे हो रहा था उस समय का ये सभ्यता है ना। वैसे कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है, लेकिन जो ताम्रपाषाण काल है वो कहीं ना कहीं कांस्य युग का ही एक पार्ट है ना। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न चित्र को पहचानिए। भाई ये चित्र कहाँ का है, तो ये विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है, ठीक है। 7वें चैप्टर में देखने को मिल जाएगा ये आपको, ये चित्र विरूपाक्ष मंदिर का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 है, आईन अकबरी में डैश दफ्तर है। तो आईन अकबरी में कितने दफ्तर थे भाई, कितने भागों में बटा हुआ था, ये 5 दफ्तर थे इसके, है ना। मुल्कवादी, सिपावादी, ठीक है, मुल्कवादी हो गया, सिपावादी हो गया, एक और का नाम आप बता सकते हैं, हाँ मंजिलावादी, और बाकी जो चौथा और 5वां भाग है वहाँ के सामाजिक, आर्थिक और रीति रिवाज वगैरह का वर्णन करता है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 दफ्तर है आईन अकबरी के, आईन अकबरी के, ठीक है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, दामिन ए को था। तो आप सभी को पता है कि दामिन ए को जो है वो संथालों की भूमि थी, है ना। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, संथालों की भूमि की। और इसको ये दामिन ए को का जो एरिया जो था, संथालों की जो भूमि घोषित की गई थी वो 1832 में की गई थी, ठीक है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो स्थायी बंदोबस्त लागू होना, अब घटना मैं बताता चलता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर भाई सेलेक्ट कर लेना। देखो सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त लागू होना 1793 में हुआ, ये बात आप सभी को मालूम है। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ, 1861 में हुआ। ब्रिटेन की संसद में 5वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कब, 1813 में। और आखिर है संथालों का राजमहल की पहाड़ी में प्रवेश। तो संथालों का राजमहल की पहाड़ी में प्रवेश जो हुआ वो 1780 के दशक में हुआ वैसे, ठीक है, 1780 का दशक, लेकिन परमानेंट जो उनको बसाया गया था वो 1832 में ही जाके बसाया गया था, ठीक है। तो 1780 का दशक आप लेके चले, 1780 के दशक में उनका प्रवेश होना शुरू हो गया था, तो वो डेट लेके चले। तो मैंने इस हिसाब से आपको डेट बता दिया है, बाकी आप क्रम में लगा लेना, ये डेट बिल्कुल एग्जैक्ट है, आप एनसीईआरटी में भी चेक कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर बता सकते हैं। आगे फिर से मिलान करना है हमारे को। देखिए मिलान में आप देखिए सबसे पहले जमींदारी व्यवस्था जो है, जमींदारी व्यवस्था का प्रचलन था बंगाल में, ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था जो है जिसमें इक्तादार होते थे, ये इक्तादारी व्यवस्था दिल्ली में इसका प्रचलन था भाई। रैयतवारी बंदोबस्त आप सभी को पता है भाई, रैयतवारी बंदोबस्त जो था वो मद्रास, मुंबई दक्कन का जो एरिया था उसमें इसका प्रचलन था। और डी जो आप देखेंगे मालवाड़ी बंदोबस्त, ये मालवाड़ी बंदोबस्त पंजाब और मध्य प्रदेश में इसका प्रचलन था। वैसे मालवाड़ी बंदोबस्त के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, आप कॉलेज में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे क्या होता है ये बंदोबस्त। तो वैसे मालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था कि पूरे गांव को ही एक राजस्व केंद्र के रूप में निर्धारित किया जाता था और पूरे गांव का एक समूह है उनके ऊपर राजस्व ठोका जाता था। इस तरीके से मालवाड़ी बंदोबस्त काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिला सकते हैं भाई, हमारा ए का जाएगा तीसरे में, ठीक है। हमारा जो बी है, बी का जाएगा पहले में, सी का जाएगा हमारा चौथे में, और डी का जाएगा हमारा दूसरे में। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे बी जो दे रखा है आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से मिलान करना है।
यहाँ पे लीडर्स दे रखे हैं भाई, जो 1857 के विद्रोह में, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को लीड किया था, उनके नाम दे रखे हैं। सबसे पहले आप देखेंगे नाना साहेब कहाँ से थे भाई, कानपुर से थे। बहादुर शाह कहाँ से थे भाई, दिल्ली से थे। ब्रिटिश कादिर या ब्रिटिश कदर कहाँ से थे भाई, लखनऊ से थे। खान बहादुर आखिर रह गया रोदेलखंड से थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मिलान कर सकते हो भाई। नाना साहेब का आपका चला जाएगा तीसरे में, है ना। उसके बाद बी का चला जाएगा आपका पहले में, तो यहाँ पे आपका सी दिख रहा है, मेरे ख्याल से सी सही हो जाएगा। और सी का आपका ब्रिटिश कदर चौथे में, और आपका डी का चला जाएगा दूसरे में। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन जो दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र डैश ने बनाया था। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ जो चित्र है उसको बनाया था थॉमस जॉन्स वॉकर ने बनाया था। ठीक है, कब बनाया था भाई, 1859 में बनाया था रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, है ना। अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कब हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य में अवध को कब मिलाया गया, तो 1856 में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 1801 में सहायक संधि थोपा गया था। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा, ऐसी बात कही थी उसने। और 1856 में फिर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 21वां है, आखिरी क्वेश्चन है एमसीक्यू का, सेक्शन ए का। नाना साहब के विद्रोह में शामिल होने के क्या कारण थे, नाना साहब विद्रोह में क्यों शामिल हुए थे। तो देखो अंग्रेजों ने ना उनको पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी नहीं माना था, है ना, इसीलिए वो विद्रोह में शामिल हुए थे। और उनकी जो पेंशन थी वो भी बंद कर दी गई थी इसी वजह से, क्योंकि वो उनको पेशवा बाजीराव का उत्तराधिकारी नहीं माना जा रहा था, उनको राजा की मान्यता ही नहीं दे रहे थे वो। ठीक है, तो ये सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब हमारा सेक्शन 20 स्टार्ट होता है। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सारे। 3 मार्क्स वाले में आपको पूरे नंबर लेने हैं, तो कम से कम अगर जितने नंबर का है तो उसमें से कम 1 2 3 पॉइंट एक्स्ट्रा डालो, 2 पॉइंट कम से कम एक्स्ट्रा डाल के आओ। मैं तो ये चाहूँगा भाई, टाइम बहुत होगा आपके पास, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैं ज़्यादा आंसर नहीं बताऊंगा, बस हिंट देता चलूंगा कि भाई किस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर आपको बताना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मतलब 22वां क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य की विशेषता बताइए। अब गृह स्थापत्य मतलब क्या होता है, घर की स्थापना कैसे करते थे, जिसमें वो रहते थे, उन घरों को कैसे बनवाते थे। तो आप सभी को पता है कि हड़प्पा वासियों के घर के बीच में आंगन होता था, आंगन के चारों तरफ कमरे बनवाते थे, और आंगन का प्रयोग खाना पकाने के लिए और कटाई करने के लिए करते थे। इसके अलावा छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवा रखी थी, है ना। एकांतता को बड़ा महत्व देते थे घर को बनवाते समय, ठीक है, ताकि घर की बातें घर में ही रहे। इसके लिए वो भूमि तल से सटी हुई दीवारों पे खिड़कियां नहीं बनवाते थे। मुख्य द्वार को ऐसे स्थान पे बनवाते थे जहां से सीधे घर के आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। अथवा में बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पाई लिपि एक रहस्यमय लिपि है, कैसे। तो हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहते हैं हम, क्योंकि इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है, इसको कोई भी विद्वान अभी तक पढ़ नहीं पाया है। और इसमें चिन्हों की संख्या 375 से 400 है, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। तो ये पॉइंट आप बता सकते हो। और ये लिपि एक चित्रमय लिपि थी। ये सारे पॉइंट इसमें डाल देना। देखो 23वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राचीन काल में भूमिदान क्यों किए जाते थे, भूमिदान करने के पीछे क्या कारण थे। तो भूमिदान भाई धार्मिक संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए, मंदिरों के निर्माण के लिए भूमिदान होता था। कृषि का विस्तार करना है तो भूमिदान करवाया जाता था। राजा लोगों पर नियंत्रण बनाने के लिए भी भूमिदान करता था, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हो। 24वां क्या है, इब्न बतूता ने भारत में संचार की कैसी अनूठी प्रणाली का वर्णन किया है। तो संचार प्रणाली का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहता है कि भाई भारत की संचार व्यवस्था इतनी कार्यकुशल थी कि दिल्ली से सिंध तक की दूरी मात्र 5 दिन में तय की जा सकती थी, और दिल्ली से मुल्तान तक की दूरी मात्र 4 दिन में, है ना। और 2 प्रकार की संचार प्रणाली का वर्णन करता है। एक तो आपका उल्लुक के बारे में बताता है, जो कि अश्वरोही संचार व्यवस्था थी, और एक आपका दावा, है ना। इन दोनों के बारे में विस्तार पूर्वक आप लिखेंगे। उल्लुक आपको पता है कि हर 4 मील की दूरी पे एक केंद्र बना होता था, घुड़सवार सिपाही तैनात रहते थे उसमें, है ना। और दावा में पैदल व्यक्ति ही सूचना को लेके जाता था। 25वां क्वेश्चन देखिए, 25वां है महानवी डिब्बे की संरचना एवं महत्व का वर्णन कीजिए। महानवी डिब्बे के बारे में बताना है भाई, इसके आधार बता दो, इसकी ऊंचाई कितनी थी ये बता दो, इसका इस्तेमाल किन किन काम के लिए होता था, है ना। वो सारे पॉइंट्स आप इसमें लिखेंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 26वां है दामिनी को में आकर संथालों की यात्रा को मानो पूर्ण विराम लग गया, कैसे। मतलब दामिनी को में जब वो आए, दामिनी को आपको पता है संथालों की भूमि थी, और इसको 1832 में इसकी सीमा तय की गई थी। जब दामिनी कुओं में आ गए, वहाँ पे उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया,
तब असली बात सामने आई कि भाई उनकी यात्रा को पूर्ण विराम लग गया और उनकी ज़िंदगी अब धीरे धीरे तबाह होने के कगार पे आ चुका था, क्योंकि भाई जो अंग्रेज़ लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे, ज़मींदार उनकी ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश करते थे, साहूकार बहुत ज़्यादा ब्याज लेते थे उनसे, है ना। तो उसके बाद उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। संथालों ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। ये पॉइंट्स आपको इसमें लिखना होगा। आगे देखिए, अगला है ये गिलास फल एक दिन मेरे मुंह में आ गिरेगा से क्या समझते हैं, व्याख्या करिए। तो ये गिलास फल मेरे मुंह में आ गिरेगा यानी कि ये कथन लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा है, और वो अवध के महत्व को समझते थे, क्योंकि अवध जो था अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि अवध की जो ज़मीन थी वो नील और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, है ना। और इस वजह से वो, और इसके अलावा उत्तर भारत के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में भी अवध को विकसित किया जा सकता था, इसलिए अंग्रेज़ों का नज़र अवध पे पड़ जाता है। और लॉर्ड डलहौजी ये बात कहते हैं कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा, यानी कि अवध हमारे ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन जाएगा, है ना। तो अवध पे क्या होता है, आप सभी को पता है कि सहायक संधि थोप दिया जाता है 1801 में, और 1800 ये बात जो कही थी वो 1851 में गई थी, और 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। डेट जरूर लिख देना भाई, तीन डेट है। 1801 जब सहायक संधि थोपी गई अवध पे, 1851 में जब एक गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आ गिरेगा, ये बात लॉर्ड डलहौजी ने कही थी, और 1856 जब क्या होता है, 1856 में एक तरीके से इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के विद्रोह के दौर के प्रमुख अफवाहों का उल्लेख कीजिए। भाई अफवाहें कौन कौन सी फैली थी 1857 के विद्रोह के दौरान, तो वही कारतूस वाली घटना आप बता दो, आटे वाली जो अफवाह थी, प्लासी की युद्ध वाला पॉइंट भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको लिखना है। वैसे वो भविष्यवाणी थी लेकिन फिर भी लिख देना भाई, नंबर मिलेगा, है ना। अब 8 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए भाई, सेक्शन सी आ गया है। एक फॉर्मेट को फॉलो करना है, जैसे कि सबसे पहले एक आपको भूमिका लिखना है, भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन लिखना है क्वेश्चन का, है ना। भूमिका में आप क्या बताते हैं कि भाई क्वेश्चन में आप क्या बताने जा रहे हो, क्वेश्चन में क्या समझाने जा रहे हो, फिर आप मेन आंसर लिखेंगे, और आखिर में आप क्या लिखेंगे, एक निष्कर्ष लिखेंगे। इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे तो भाई पूरे नंबर मिलेंगे तुम्हारे को, पूरे नंबर नहीं कटेगा। तो जैसे कि आप 28वें क्वेश्चन को देखोगे, 28वें क्वेश्चन में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कालांतर में हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाने लगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को बाद में हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाने लगा। तो आपको पता है कि इस सभ्यता का विकास तो वैसे सिंधु नदी के आसपास हुआ, इसीलिए इसको आरंभ में हम सिंधु नदी कहते थे। लेकिन जब खुदाई हुई, जब बाद में हमने सभ्यता के बारे में खोजना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो खनन हुआ वो हड़प्पा नामक स्थल पे हुआ। सबसे पहले खोजा गया जो जगह था वो हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, और इसीलिए इस सभ्यता को बाद में हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इसे नगरीय सभ्यता कहते हैं, जिसमें आपको इस सभ्यता की पूरी नगर नियोजन पद्धति के बारे में सारे पॉइंट्स बता देने हैं, जितने भी पॉइंट्स आपको बताया हुआ है। जैसे कि बस्तियों का विभाजन 2 भागों में था, दुर्ग और निचला शहर, समान आकार के ईंटों का इस्तेमाल करते थे, नालियों का निर्माण नियोजित ढंग से किया था, ग्रिड पद्धति में बनवाते थे, गृह स्थापत्य, घर कैसे बनवाते थे, वो सारे पॉइंट बता दोगे, है ना। तो बहुत सारे पॉइंट आपके बन जाएंगे और 8 नंबर पूरे मिल जाएंगे भाई। 8 नंबर वाले आंसर को लेंथी बनाने की कोशिश करना, कम से कम 2 पेज, 2.5 पेज, 3 पेज का आंसर होगा तो नंबर मिलेगा तुम्हारे को। लपेट दो देना आंसर को भाई पूरे, बहुत खतरनाक तरीके से, ठीक है। आगे देखो, महाजनपद से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख अभिलक्षण बताइए। तो महाजनपद क्या मतलब बताना है, जिसमें आप सबसे पहले जनपद का मतलब बता दो। जन मतलब लोग, पद मतलब पैर, जहाँ पे लोगों ने पैर रखा और वहाँ बस गए वही जनपद हो गया। वहाँ पे फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी, उसकी एक राजधानी बनी, एक राजा बना, और फिर वो महाजनपद बन गया, है ना। ये महाजनपद का मतलब है। और अभिलक्षण में महाजनपद की प्रमुख विशेषता बता दो, जिसमें आप बताओगे कि ज़्यादातर महाजनपद पे राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ, है ना, आप सभी को पता है गण और संघ नाम से जो 2 फेमस राज्य, मतलब जो भी इलाके होते थे वहाँ पे समूह का शासन होता था, और समूह में शामिल सभी व्यक्ति क्या कहलाते थे, राजा कहलाते थे। महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी, जिसको किले द्वारा घेरा जाता था, अपनी खुद की सेना होती थी, अपना खुद का राजा होता था। राजा अलग अलग काम करता था, जैसे कि कर वसूलना, लोगों की रक्षा करना, ये सब काम राजा करता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं, अमर नायक कौन थी। इस प्रणाली को विजयनगर की राजनीतिक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्यों मानी जाती है। तो इसमें पूरी तरीके से अमर नायक प्रणाली के बारे में बताना है। देखो भाई, अमर नायक जो है वो सैनिक कमांडर होते थे, और अमर नायक प्रणाली को दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी, है ना। अमर नायकों को राय द्वारा, जो विजयनगर का जो राजा था वो क्या करता था, इनको राज्य क्षेत्र देता था, जहाँ से वो शासन चला सकते थे, पूरा अधिकार उस एरिया पे जताते थे। वहाँ से टैक्स वसूलते थे,
टैक्स का कुछ भाग अपने पास रखते थे, कुछ मंदिर बनवाने में, कुओं की व्यवस्था करने में, है ना, अपने हाथियों और घोड़े के रख रखाव के लिए भी खर्च कर देते थे। राजा को युद्ध के समय ये सैन्य सेवा भी देते थे, राजकीय दरबार में खुद जाते थे भेंट लेके राजा के लिए, कभी कभी राजा इनको स्थानांतरित करता था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे। अथवा में इसी में क्वेश्चन दे रखा है कि विजयनगर की जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रकार की जाती थी, व्याख्या कीजिए। विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा के बारे में बताना है, जिसमें तुंगभद्रा नदी की विशेषता आपको बतानी है ना, और आपको यहाँ पे कमलपुरम जलाशय के बारे में, हीरिया नहर के बारे में लिखना है। आपको पता है कि विजयनगर जो था वो बहुत ही गर्म क्षेत्र में स्थित था, वर्षा बहुत कम होती थी, शुष्क क्षेत्र में स्थित था, वर्षा बहुत कम होती थी, इसीलिए वहाँ के राजाओं ने हौज बनवाए थे, है ना, नहरों खुदवाए थे बहुत सारे। तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है। लेंदी आंसर बनता है भाई, बहुत ज़्यादा लेंदी आंसर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, पहाड़िया कौन थे, उनके जीवन शैली की प्रमुख विशेषता बताइए। पहाड़िया लोगों के बारे में, पहाड़िया लोगों के जीवन शैली के बारे में बताना है। बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो आप। आपको पता है कि भाई ये झूम खेती करते थे, है ना, इसके अलावा महुए का फूल हो गया, ये सब इकट्ठा करते थे, जो फल है, फल फ्रूट जो भी है उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते थे, लकड़ी इकट्ठी कर लेते थे, शहद है उनको इकट्ठा करके बेच के, काठ कोयला जो होता है उसको इकट्ठा करके बेच के वो अपना जीवन यापन करते थे। इनके समुदाय का अपना खुद का मुखिया होता था जो कि इनके ऊपर नियंत्रण रखता था, है ना। आम के पेड़ के नीचे घर बना के, इमली के पेड़ के नीचे घर बना के रहते थे, आम के पेड़ के छाए में आराम किया करते थे। कोई भी इनके एरिया में आता था तो उसका खुल के विरोध भी करते थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। 5वीं रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, इसे ब्रिटेन की संसद में क्यों पेश किया गया। 5वीं रिपोर्ट के बारे में बताना है कि भाई 5वीं रिपोर्ट उन रिपोर्टों में से 5वीं थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलाप के बारे में बताई गई थी, तैयार की गई थी, और इसको 1813 में ब्रिटेन की संसद में पेश की गई थी। इसको लिखने का मेन जो पर्पस था, या ब्रिटेन के संसद में पेश करने का मेन पर्पस ये था कि जो भारत के साथ और चाइना के साथ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार होता था, उस व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी को ही एकाधिकार मिला हुआ था। मतलब जितना भी व्यापार होगा वो कौन करेगा भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। लेकिन 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले जो अधिकारी लोग थे वो चाहते थे कि ख़त्म किया जाए इस एकाधिकार को, और भारत और चाइना के साथ जो भी व्यापार होता है ना, उसमें ब्रिटेन के दूसरी कंपनियों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार हो रहा है उसका मुनाफा ब्रिटेन के हर एक नागरिकों को, हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को, सभी को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लिखेंगे इसमें। वैसे लेंदी आंसर है तो थोड़ा ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। देखो, पैराग्राफ को करने का सिंपल सा तरीका ये है कि बहुत अच्छे से आप पूरे पैराग्राफ को पढ़े। आंसर में इस बात की गारंटी तो मैं देता हूँ कि 2 क्वेश्चन, कई बार तो तीनों के तीनों मिल जाते हैं पैराग्राफ में, लेकिन ज़्यादातर यही रहेगा कि 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं से भी दे देंगे और आपको बना के लिखना होगा। ठीक है, तो पैराग्राफ के नंबर मैं ये मान के चलता हूँ कि 4 नंबर का है 3 पैराग्राफ, यानी कि 12 नंबर फ्री के है, आप ले लेना, 1 नंबर भी कटने मत देना। इसको सॉल्व करवाना मैं टाइम की बर्बादी समझता हूँ, तो इसको हम रहने देते हैं। सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये है कि भाई आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है, और छोड़ के मत आना भाई। पैराग्राफ को गलती से भी मत छोड़ देना, कुछ भी लिख दोगे भाई टीचर नंबर दे देगा। कई बार टीचर पैराग्राफ वाले क्वेश्चन में आंख बंद करके नंबर देते हैं, ज़्यादातर में यही होता है। उनको पता है कि भाई पैराग्राफ में बच्चे कर ही देंगे। ये पैराग्राफ क्यों दिए गए हैं, जो बच्चे फेल होने के कगार पे रहते हैं, इतिहास में जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो कभी पढ़ते नहीं है, उनको पास करवाने के लिए पैराग्राफ डाले गए हैं भाई। तो तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, नंबर ले लोगे पूरे, मेरे को मालूम है। चलो अब मैप करवा देता हूँ सीधा। मैप देखोगे तो मैप 2 तरीके से होगा। 2 लोकेशन तो भाई टिक होंगी, उसको पहचानना होगा, और बाकी 3 लोकेशन आपको दिए जाएंगे, उसमें से तीनों लोकेशन आपको दर्शाना होगा। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहला क्या दे रखा है कि दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में 2 हड़प्पा स्थल चिन्हित किए गए हैं, उनको पहचानना है। तो पहला जो है ये देखेंगे राजस्थान के ऊपर है कालीबंगा या कालीबंगन, ठीक है। और दूसरा आपका है बी जो दे रखा है यहाँ पे गुजरात में नीचे की तरफ, यहाँ पे क्या है हमारा लोथल आता है, ठीक है, तो ये लोथल हो जाएगा। अब 1857 के विद्रोह से जुड़े 3 स्थल आपको यहाँ पे दर्शाने हैं। इसमें सबसे पहले मेरठ आप यूपी में जाएंगे, यूपी में आएंगे तो यहाँ पे आपको मेरठ दिखाना होगा ऊपर की तरफ, यहाँ पे है ना, थोड़ा सा नीचे कर देंगे हम, थोड़ा सा नीचे, तो ये हम मेरठ का लोकेशन हो गया। दूसरा लोकेशन हमारा कानपुर का था, कानपुर और झांसी। तो देखो कानपुर भी आपका यूपी में है, बीचों बीच दिखा देना भाई, इस तरफ दिखा देना कानपुर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, हाँ यहाँ कानपुर दिखा देंगे। झांसी आप यहाँ दिखा देना भाई, इसमें ये वाला जो लोकेशन मैंने टिक किया अभी हाँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये झांसी। तो इस तरीके से आपका मैप भी कंप्लीट हो गया है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के सैम्पल पेपर जो था वो मैंने अच्छे से आपको सॉल्व करवा दिया है। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप दूसरा सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं दूसरे सैम्पल पेपर की वीडियो भी अपलोड कर दूं। और बाकी कोशिश यही करो कि खुद से सॉल्व करो, है ना। खुद से सॉल्व करके मेरे को PDF भेज सकते हो और मैं चेक करके आपके नंबर भी बता दूंगा। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।